हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है अर्ली इफेक्ट, जिसे बेस विथ मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। जेम्स एम अर्ली ने अर्ली इफेक्ट इन्वेंट किया था और अकॉर्डिंग टू अर्ली इफेक्ट, जब आप किसी ट्रांजिस्टर में बाइसिंग बाइसिंग वोल्टेज को चेंज करके अगर बेस की विड्थ को चेंज कर रहे हैं तो उसे अर्ली इफेक्ट कहा जाता है। तो हम यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर की हेल्प से इसे समझेंगे। हमने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है और उस एनपीएन ट्रांजिस्टर को हमने कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन एमीटर का क्या मतलब है ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर और कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन एमीटर का सेंस यहाँ पर ये है कि एमीटर टर्मिनल इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए काम कर रहा है, दोनों के बीच में वो कॉमन है। तो अगर हम इनपुट टर्मिनल की बात करें तो एन जो आपका एमीटर है वो नेगेटिव से कनेक्ट है और पी आपका पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो एमीटर बेस ये आपका फॉरवर्ड बायस में है। P is connected to positive and N is connected to negative। अगर हम आउटपुट की बात करें तो कलेक्टर आपका पॉजिटिव से कनेक्ट है, मींस N आपका पॉजिटिव से कनेक्ट है और एमीटर टर्मिनल आपका नेगेटिव से कनेक्ट है। तो N जो आपका कलेक्टर है वो मोर पॉजिटिव से कनेक्ट है, इसलिए ये आपका रिवर्स बायस कंडीशन। ओके, सो अगर हमें किसी ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में काम कराना है तो यहाँ पर आपका जो ये ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन में वर्क कर रहा है। सो देखिए कंडीशन क्या है, आप एक एनपीएन ट्रांजिस्टर के साथ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन और जो कि एक्टिव रीजन में वर्क कर रहा है के साथ अर्ली इफेक्ट को समझ रहे हैं। क्लियर? तो जब हमने कॉमन एमीटर या कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर के इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े तो हमें ये बात समझ में आई कि कैसे हमारा इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज अगर हम बात करें तो ये कैसे हमारे चेंज हो रहे हैं, किन वैल्यूज़ पे ये डिपेंडेंट हैं, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर समझी। ओके, सो ये आपका बेस करंट है, ये आपका बेस टू एमीटर वोल्टेज है और किसी आउटपुट वोल्टेज VCE के लिए आपने इनको ड्रॉ किया। क्लियर? तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि जब मैं कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज को चेंज कर रहा हूँ तो उसकी वजह से इस स्पेस चार्ज विड्थ में क्या चेंज आ रहा है और इस चेंज की वजह से ये जो बेस है हमारा इसके डायमेंशन पे क्या चेंजेस हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर बेस विथ मॉड्यूलेशन का मतलब ये है कि आपकी जो बेस की विड्थ है, जो बेस की जो विड्थ है आपकी वो चेंज हो रही है और किस वजह से चेंज हो रही है, इस कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज की वजह से चेंज हो रही है। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में अर्ली इफेक्ट को डिफाइन करें तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जो कि मैंने आपको यहाँ समझाया, अगर हम कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो अगर हम VCE की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज होगी और अगर रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज होगी तो आपकी जो स्पेस चार्ज विड्थ है ये W है, ये भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर मैं कहूँ कि ये W इसकी विड्थ है तो ये W क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी कलेक्टर और बेस टर्मिनल के बीच में, और जिसकी वजह से आपके बेस की जो विड्थ है, जो आपकी बेस विड्थ है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ओके, सो बेस की विड्थ का रिड्यूस होना या इंक्रीज होना अकॉर्डिंग टू कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज, यही फिनोमिना कहलाता है अर्ली इफेक्ट। सो इन सिंपल सेंटेंस अगर हम कहें, the space charge width between collector and base increases with the change in the reverse bias voltage, that is VCE,
एंड दिस इज सिंपली नोन एज अर्ली इफेक्ट। तो देखिए यहाँ आप दूसरे फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया। पहले हमारा कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज क्या था, VCE1। अब हमने इस VCE1 को इंक्रीज किया और नया नाम क्या है आपका, VCE2। और देखिए यहाँ पे ये पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। तो जैसे ही आप अपना रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, आपकी जो विड्थ है बेस टू इमीटर की, सॉरी बेस टू कलेक्टर की, ये इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से बेस का रीजन क्या होगा, रिड्यूस होगा। और यही बेस का रीजन रिड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू दिस इंक्रीज इन VCE वोल्टेज, दिस इज नोन एज अर्ली इफेक्ट। क्लियर? तो अब देखिए इसको विद द हेल्प ऑफ कर्व हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये एक कर्व है IC यानी कि आउटपुट करंट और VCE यानी कि आउटपुट वोल्टेज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ VBE दैट इज योर इनपुट वोल्टेज। तो ये हम ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स जब हमने ड्रॉ किए थे वहां हम पढ़ चुके हैं इस चीज को। तो कलेक्टर जो करंट होता है आपका वो डेफिनेटली किस पे डिपेंड करता है, आपके IB पे। क्लियर? तो IC इक्वल टू बीटा IB से आपका ये जो करंट है वो चेंज होता है। अब जब आप VBE की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, जब आपने VBE की वैल्यू को VBE1, VBE2, VBE3 जब यूज किया फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ VCE, तो आपके जो कलेक्टर करंट्स आते हैं वो कलेक्टर करंट इंक्रीज करेगा फॉर इंक्रीज इन VBE। तो सिंपल, अगर आपका VBE चेंज होगा, अगर आप बेस टू इमीटर वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो आपकी फॉरवर्ड करंट इंक्रीज होगी, मींस आपकी IB करंट इंक्रीज होगी। और अगर आपकी IB करंट इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली आपकी IC करंट भी इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे आप VBE की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे आपके IC की वैल्यू चेंज होती जाएगी। ओके, सो ये ग्राफ ये चीज शो कर रहा है। क्लियर? नाउ अब अगर हम इन सारे करंट के कर्व्स को पीछे को मिलाएं, अगर हम इन्हें पीछे स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में जैसे हम इस ग्राफ में ले जा रहे हैं, तो ये किसी पर्टिकुलर मतलब पॉइंट पे कट करेंगे। और देखिए एक्स एक्सिस पे आपका वोल्टेज है, ये पॉजिटिव वोल्टेज होगी और ये आपकी नेगेटिव वोल्टेज होंगी। तो वो एक पोटेंशियल एक पॉइंट पे कट करेगा और उस वोल्टेज को कहा जाता है आपका अर्ली वोल्टेज। क्लियर? तो उस वोल्टेज को कहते हैं हम अर्ली वोल्टेज। अगर हम NPN ट्रांजिस्टर की बात करें तो NPN ट्रांजिस्टर के लिए ये वोल्टेज आपका नेगेटिव होता है, और अगर हम PNP की बात करें तो ये वोल्टेज आपका पॉजिटिव होता है। तो ये एक पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं जब भी आप कोई शॉर्ट क्वेश्चन करें या कहीं न्यूमेरिकल आ रहा है, तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये VA नेगेटिव दिया है या PNP के लिए पॉजिटिव दिया है। तो ये चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हैं। ओके, तो जब हम ये सारे करंट्स को लीनियरली एक्सटेंड कर रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे को ले जा रहे हैं, तो वो एक जिस पॉइंट पे भी कट करेगा उसको हम अर्ली वोल्टेज कहेंगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो अर्ली इफेक्ट इज बेस विद मॉड्यूलेशन, जैसा मैंने आपको समझाया। तो अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो आप उसको लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एज कलेक्टर वोल्टेज इज मेड टू इंक्रीज द रिवर्स बायस, द स्पेस चार्ज विद बिटवीन कलेक्टर एंड बेस इंक्रीजेस। ओके, सो बेस और कलेक्टर के बीच का जो स्पेस चार्ज विद है वो इंक्रीज होगा, एंड विद रिजल्ट इज बेस विद डिक्रीजेस। तो बेस का जो रीजन है वो रिड्यूस होगा। द डिपेंडेंसी ऑफ बेस विद ऑन कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज इज नोन एज अर्ली इफेक्ट। सो उसके बाद मैंने आपको अर्ली वोल्टेज समझाया, तो हम अर्ली वोल्टेज को डिफाइन कर सकते हैं। इफ वी एक्सटेंड द लीनियर पोर्शन ऑफ दीज कर्व्स back to VCE, they cut at a point or a voltage that is minus VA, जैसा कि हमने ग्राफ में देखा, and this voltage or this potential is called early voltage. ओके, तो हमने यहाँ पे ये समझा कि अर्ली इफेक्ट क्या होता है, कैसे वोल्टेज की वजह से बेस की विड्थ चेंज होती है,
जब हम कर्व को, जो भी हम करंट वोल्टेज के बीच कर्व्स ड्रॉ कर रहे हैं, उन कर्व्स को जब हम लीनियरली एक्सटेंड करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो वो किस पोटेंशियल पे कट करते हैं और उसको अर्ली वोल्टेज कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे वो है हमारा इबर्स-मॉल मॉडल। यहाँ पे हमने दो मॉडल बनाए हैं। पहला जो मॉडल है वो है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए, क्लियर, और दूसरा जो मॉडल है आपका वो है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए, क्लियर। तो हम यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले ये समझते हैं कि ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, फिगर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये कैसे बना। ओके, सो जस्ट रिवर्स उसका पीएनपी के लिए हो जाएगा। तो इसे एनपीएन ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर बनाए हैं। पहले वाले केस में मैंने इसको एनपीएन मीन्स एमीटर बेस कलेक्टर, और एमीटर और बेस को मैंने फॉरवर्ड बायस रखा है। देखिए, सो ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन है, एन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, पी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, और कलेक्टर और बेस को मैंने रिवर्स बायस रखा है, n is connected to positive and p is connected to negative, so this is reverse bias। तो ये हमने पढ़ा है अभी लेक्चर्स में कि अगर हम एमीटर बेस को फॉरवर्ड बायस करेंगे और कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस करेंगे तो ये कौन से रीजन में हो जाएगा, आपके एक्टिव रीजन में, क्लियर। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी एक और हमने पढ़ा था रिवर्स एक्टिव। सो रिवर्स एक्टिव का मतलब क्या था कि आपका जो एमीटर बेस है वो क्या हो जाए, आपका रिवर्स बायस, और जो कलेक्टर बेस मतलब जो इनपुट वाला जो बायसिंग है वो क्या हो जाए, आपकी रिवर्स बायस हो जाए, और जो आउटपुट बायसिंग है वो आपकी क्या हो जाए, फॉरवर्ड बायस। ओके, सो रिवर्स एक्टिव में हमने क्या किया, एन को किससे कनेक्ट किया, पॉजिटिव से, और पी को किससे कनेक्ट किया, नेगेटिव से। तो ये डेफिनेटली किसकी तरह काम करेगा, रिवर्स बायस की तरह, और जस्ट इसका अपोजिट आपका हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, क्योंकि आपने एन को नेगेटिव से कनेक्ट किया है और P को पॉजिटिव से। तो आई थिंक यहाँ तक आप में से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमने एक बार ट्रांजिस्टर एनपीएन लिया, उसको एक्टिव रीजन में कनेक्ट किया, दूसरी बार उसी ट्रांजिस्टर को हमने रिवर्स एक्टिव रीजन में कनेक्ट किया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो अभी हम देखेंगे। अब देखिए, अगर हम एनपी को फॉरवर्ड कंडीशन में अप्लाई कर रहे हैं, अगर हम बायसिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक डायोड की तरह। ओके, तो डायोड इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, और बीसी क्या हो जाएगा आपका, बेस एंड कलेक्टर आपका रिवर्स बायस कंडीशन, मींस डायोड इन रिवर्स बायस कंडीशन, क्लियर। तो मैं यहाँ पर एमीटर बेस को एक डायोड की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसी तरीके से मैं रिवर्स एक्टिव रीजन में कलेक्टर बेस को एक डायोड की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बेस पी, तो ये आपका बेस है, ये आपका एमीटर है एन टाइप, यहाँ पर ये आपका बेस है और ये आपका कलेक्टर है। तो आई थिंक कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर आपने एक डायोड बना दिया पी एन बेस कलेक्टर, यहाँ आपने एक डायोड बना दिया एमीटर बेस ई बी एन और पी। ओके, इजी सिंपल, आगे बढ़ते हैं। अब हम इन डायोड्स को यहाँ पे पुट करते हैं इस मॉडल में, और समझते हैं कि ये बाकी के दो करंट्स जो हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, ये क्यों बनाए हैं हमने। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं फॉरवर्ड एक्टिव कंडीशन। इसको हम फॉरवर्ड एक्टिव भी बोल देते हैं क्योंकि हम यहाँ पर एक रिवर्स एक्टिव रीजन भी पढ़ रहे हैं। तो फॉरवर्ड एक्टिव कंडीशन में एमीटर बेस आपका फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। तो आपको एक डायोड मिल गया। तो देखिए डायोड किस किस के बीच में, एमीटर नेगेटिव है, बेस पॉजिटिव है, पी है। तो देखिए बेस पॉजिटिव, बी पॉजिटिव से कनेक्ट है, एमीटर नेगेटिव से कनेक्ट है। तो मुझे एक डायोड मिला, उसको मैंने नाम दिया डीई, एमीटर डायोड। तो डेफिनेटली उसके अक्रॉस क्या करंट फ्लो कर रहा होगा, आईडीई। ये नोटेशंस करंट के आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए क्योंकि आगे हम जो डेरिवेशन करेंगे वहां हमें जरूरत होगी इसकी। तो बेस एमीटर के बीच में जो फॉरवर्ड डायोड है उसके अक्रॉस आपका करंट फ्लो हो रहा है आईडीई, और रिवर्स सैचुरेशन करंट है आपका आईएसई। सो आईएसई इज योर रिवर्स सैचुरेशन करंट, क्लियर। अब ये आईडीई करंट कहां से आएगा, तो देखिए अगर हम एमीटर से इसको अगर हम फॉरवर्ड बायस करें तो हमारा चार्ज पार्टिकल्स कहां से कहां जाते हैं, एमीटर से कलेक्टर।
तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ फ्लो कर रहे होंगे, एमीटर से कलेक्टर, तो डेफिनेटली करंट कहाँ से कहाँ आएगा, करंट का डायरेक्शन कहाँ से होगा, कलेक्टर टू एमीटर। ध्यान रखिएगा इस बात को, इलेक्ट्रॉन्स का जस्ट अपोजिट होता है करंट का डायरेक्शन, तो एमिट हो रहे हैं वो एमीटर से कलेक्टर की तरफ जा रहे हैं, तो आपका डेफिनेटली करंट जो है वो कलेक्टर से एमीटर की तरफ होगा। ओके, तो देखिए कलेक्टर से चले और कहाँ जाना है हमें, एमीटर, और हम एमीटर में पहुंच गए। क्लियर, कौन सा करंट था, IDE, तो एमीटर में IDE करंट फ्लो कर रहा है, तो वो कहां से आया, कलेक्टर से, क्योंकि बेस आपका कॉमन है और हम बेस करंट को नेग्लिजिबल कर देते हैं। तो IDE करंट किसके बराबर होगा, अल्फा एफ के, क्यों, क्योंकि हमें पता है IC इक्वल टू अल्फा IE। ओके, तो कलेक्टर टर्मिनल के लिए वो करंट जो IC था वो मतलब जो IE करंट जो फ्लो कर रहा था यहाँ पे, वो किसके बराबर होगा, अल्फा एफ IE के। अब देखिए अल्फा एफ क्यों लिखा है, क्योंकि हम यहाँ पे फॉरवर्ड एक्टिव की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया अल्फा एफ। IE कौन सा करंट है, वही डायोड करंट जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है। तो डायरेक्शन एक बार बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, यहाँ कलेक्टर से आपने चलना शुरू किया, फॉरवर्ड कंडीशन में जा रहे हैं, अल्फा एफ IDE करंट होगा, देन आपने यहाँ पे इस डायोड को बनाया, क्योंकि ये आपका फॉरवर्ड एक्टिव रीजन में है, PN, और करंट आपका IE में चला गया। क्लियर, तो ये हो गई आपकी पहली कंडीशन, आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन में हम रिवर्स एक्टिव ले रहे हैं, तो रिवर्स एक्टिव की केस में क्या है, बेस कलेक्टर की बात हो रही है, तो कलेक्टर आपका नेगेटिव से कनेक्ट है क्योंकि N है, और पॉजिटिव P आपका पॉजिटिव से कनेक्ट है जो कि बेस है। तो जो सारी चीजें फॉरवर्ड एक्टिव में बेस इमीटर के बीच में हो रही थी, अब वो किसके बीच में होंगी, बेस कलेक्टर के बीच में। ओके, तो देखिए बेस क्या है P, कलेक्टर क्या है N, तो देखिए बेस पॉजिटिव यानी कि P और कलेक्टर N, तो बेस और कलेक्टर के बीच में हम क्या बना देंगे, एक डायोड, जो हमने पहले बेस और इमीटर के बीच में बनाया था। तो ठीक है, तो ये डायोड क्लियर हो गया। अब देखिए पहले करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा था, कलेक्टर से एमीटर, अब देखिए कहां जा रहा है, एमीटर से कलेक्टर। तो देखिए क्या होगा, करंट यहां से चलना शुरू किया हमने, अब देखिए पहले हमें एक डायोड मिला DC, जिसको नाम दिया हमने, उसके अक्रॉस करंट क्या फ्लो हो रहा है, IDC, तो यानी कि एमीटर से कौन सा करंट आ रहा होगा, यानी कि ये जो करंट फ्लो करेगा वो कौन सा करंट होगा, वो करंट होगा आपका अल्फा R IDC। तो आपने क्या किया, ये अल्फा R IDC करंट जो एमीटर टर्मिनल में था उसको आपने यहां से यहां फ्लो करा दिया, और ये कौन सा रीजन है, ये रीजन है आपका अल्फा R IDC, मतलब रिवर्स एक्टिव रीजन। तो हमें सिंपल ये याद रखना है, ये समझना है कि फॉरवर्ड एक्टिव में वो कैसे काम करता है। हमने चार्ज पार्टिकल्स का मूवमेंट कराया, करंट का डायरेक्शन देखा, और उस तरीके से हमने ये डायग्राम बना दिया, और जस्ट उसका रिवर्स देखिए, कुछ नहीं करना है, यहाँ आपने एक डायोड बनाया PN, जस्ट इसका रिवर्स PN, बैक टू बैक दो डायोड आपने कनेक्ट कर दिए। क्लियर, करंट का डायरेक्शन नीचे था, आपने करंट का डायरेक्शन ऊपर कर दिया, और आपको एक डायग्राम मिल गया। ओके, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। जस्ट इसको हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर PNP ट्रांजिस्टर। सो आप ट्राई कीजिएगा इसको PNP के लिए, कैसे हम यहाँ डिज़ाइन कर रहे हैं, कैसे हम फ्लो करेगा करंट आपका। आप ऐसे ही एक ट्रांजिस्टर बना के देखिएगा, और उसके अकॉर्डिंग आप करंट को फ्लो करके चेक कीजिएगा कि आपको ये डायग्राम कैसे मिलेगा। ओके, चलिए अब हम इस डायग्राम को, जिसको हमने समझा था अभी, ये वाला डायग्राम आपका NPN ट्रांजिस्टर का है, और ये आपका PNP ट्रांजिस्टर के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम NPN ट्रांजिस्टर की एनालिसिस कर रहे हैं, और अब हम यहाँ पे कुछ मैथ्स खेलेंगे, कुछ इक्वेशंस ड्रॉ करेंगे, डायोड की करंट इक्वेशंस को लिखेंगे, और कुछ मैनिपुलेट करने के बाद ये फाइंड आउट करेंगे कि हम इबर्ट-स्मॉल मॉडल को कैसे यूज करते हैं, या फिर इस मॉडल को क्यों बनाया गया, क्या इसका यूज है। ओके, तो देखिए NPN ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करें, तो अगर मैं IE की, अगर मुझे
करंट आई ई लिखना है, तो देखिए क्या होगा करंट आई ई को मैं लिख सकता हूं आई डी ई माइनस अल्फा आर आई डी सी, अल्फा आर आई डी सी। और अगर मुझे आई सी लिखना है, सो आई सी को मैं क्या लिख सकता हूं माइनस ऑफ आई डी सी प्लस अल्फा एफ आई डी ई। तो ये दो करंट इक्वेशन आप ये कह सकते हैं, दो करंट की वैल्यू आई सी और आई बी ई की मुझे मिल गई। आप डिफाइन कर सकते हैं, हमें मालूम है आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। तो अगर मुझे आई बी की वैल्यू चाहिए तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा आई ई माइनस आई सी। आप आई माइनस आई सी कर सकते हैं यहाँ पे। सो आपको इक्वेशन मिल जाएगी आई ई माइनस आई सी इक्वल टू माइनस ऑफ आई डी सी, सॉरी this is IDC minus alpha F IDE plus IDE minus alpha R IDC। तो सिंपल आपने IE की वैल्यू निकाली, IC की वैल्यू निकाली, उसके बाद आपने IB की वैल्यू निकाली। ओके तो इसको मैं लिख सकता हूं आई बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फा एफ आई डी ई। आप लोग फिगर्स से देख के सॉल्व कर सकते हैं, कहीं आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं करंट की इक्वेशंस लिख ही रहा हूँ आई डी सी। तो ये एक इक्वेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं कि हमने आई बी का ये फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। तो सिंपल था, इसमें कोई बहुत बड़ी मैथ्स नहीं थी। अब हम डायोड की करंट इक्वेशंस लिखते हैं। ओके सो कौन कौन सा करंट है हमारे पास आई डी ई एंड आई डी सी। तो देखिए यहाँ पे आई डी सी, देखिए आई डी सी किसके बराबर है, ये रहा आपका आई डी सी करंट। सो ये आईडीसी में रिवर्स सैचुरेशन करंट कौन सा है आईएससी। ओके सो ये आईडीसी की हम बात करें तो आईडीसी को हम लिख सकते हैं आईडीसी इक्वल टू आई एस सी ई टू द पावर वी बी सी ओवर वी टी माइनस 1। और इस तरीके से हम आई डी ई को लिख सकते हैं आई एस ई एक्सपोनेंशियल वी बी ई ओवर वी टी माइनस 1। तो डायोड की इक्वेशन हमने पढ़ी है आई डी इक्वल टू रिवर्स सैचुरेशन करंट इनटू जो भी पोटेंशियल आपने अप्लाई कर रखा है, सो बेस टू कलेक्टर और यहाँ पर बेस टू इमीटर माइनस 1। तो ये दो वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर आई डी सी की और आई डी ई की। इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पर आई डी ई और आई डी सी यूज हो रहा है। ओके एक रिलेशन हम यहाँ पे और लिख रहे हैं दैट इज इक्वल टू आई एस इक्वल टू अल्फा एफ आई एस ई इक्वल टू अल्फा आर आई एस सी। तो ये हमारे मैनिपुलेशन में यूज आएगा, ये हमने सॉल्व किया है कैलकुलेट करके ये रिलेशन कि आई एस एक रिवर्स सैचुरेशन करंट है जो अल्फा एफ इंटू आई एस सी और जो अल्फा आर इंटू आई एस सी के बराबर होता है। ओके तो अब देखिए हम आई बी में ये वैल्यू पुट करते हैं और आप कह सकते हैं कि आई ई की जो हमने वैल्यू निकाली थी वेट अ मिनट। ओके सो यहाँ की हम बात कर रहे हैं आई ई की। तो देखिए आई डी ई मुझे मालूम है, आई डी ई मुझे पता है और आई डी सी मुझे पता है। सो आई ई इक्वल टू आई डी माइनस अल्फा आर आई डी सी, आई सी इक्वल्स टू माइनस आई डी सी प्लस अल्फा एफ आई डी ई।
तो हम यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद हमें जो एक्सप्रेशंस मिलेंगे उनको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ आपके सामने लाइक दिस। ओके, सो जब हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे जो हम यहाँ पढ़ रहे थे लाइक आई ई इक्वल टू आई डी ई माइनस अल्फा आर आई डी सी, तो आई डी सी और आई डी की वैल्यू ये करंट इक्वेशन जो हमें रखी हैं इन्हें हमें यहाँ पुट करना है, इस रिलेशन को यूज़ करना है और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा कलेक्टर करंट, बेस करंट और मीटर करंट का, वो कुछ इस फॉर्म में आएगा। ओके, तो सिंपल आप ट्राई कीजिएगा, सिंपल वैल्यूज़ को पुट करना है, थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है उनको। ये रिलेशन कहीं यहाँ आप यूज़ करेंगे बी एफ बीटा एफ और बीटा आर का जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम एक स्पेशल कंडीशन इसमें यूज़ कर रहे हैं और वो कंडीशन हमें बताएगी कि ये फॉरवर्ड बायस और या आप कह सकते हैं फॉरवर्ड एक्टिव मोड में कैसे काम करता है। ओके, तो यहाँ पर मैं दो कंडीशंस डिफाइन कर रहा हूँ। मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि ये जो मेरा मॉडल है जो मैंने बनाया है, मॉडल इबर्ट स्मॉल मॉडल जो ये हम पढ़ रहे हैं, ये फॉरवर्ड एक्टिव रीजन में वर्क करे। ओके, या फिर ये आप कह सकते हैं कि ये फॉरवर्ड एक्टिव रीजन में वर्क कर रहा है। क्लियर? अगर ये फॉरवर्ड एक्टिव रीजन में वर्क कर रहा है तो कुछ कंडीशंस हैं जिनको इसे फॉलो करना चाहिए। जो बेस टू एमीटर वोल्टेज है, जो फॉरवर्ड एक्टिव करने के लिए जो हम बेस टू एमीटर वोल्टेज ले रहे हैं, उसकी वैल्यू 0.6 वोल्ट से 0.8 वोल्ट होनी चाहिए ताकि वो उसे फॉरवर्ड बायस कर सके। क्लियर? पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, बेस टू कलेक्टर वोल्टेज जो कि उसे रिवर्स बायस कर रहा है वो लेस देन 0 होना चाहिए, तभी वो उसको रिवर्स बायस कर पाएगा। सो अगर ऐसा है तो एक्सपोनेंशियल VBC over VT can be assumed to be 0 for reverse bias. तो ये दो कंडीशन फॉरवर्ड एक्टिव रीजन कहता है। तो अगर ये दोनों कंडीशंस हम इन इक्वेशन में पुट करें तो देखिए क्या क्या होगा। अगर हम इन कंडीशंस को यहाँ रखते हैं तो अगर हम आई ई की बात करें, अगर हम आई ई की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले आई ई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए क्या अजम्पशन है कि अगर VBC की वैल्यू लेस देन 0 होगी डेफिनेटली रिवर्स बायस कंडीशन में, तो ये जो फैक्टर है वो 0 हो जाएगा। ओके, सिंपली अगर ये वैल्यू निगेटिव होगी तो 1 में जाएगा और उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब e टू द पावर समथिंग लाइक आप कह सकते हैं कि e टू द पावर -3 डिवाइड बाय VT। तो जब ये नीचे ले जाएंगे आप तो आप उसको लिखेंगे 1/e टू द पावर 3 VT। इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, तो 1 अगर आइडियल कंडीशन ले ली जाए तो ये बहुत ज़्यादा, सपोज इन्फिनिटी देन इक्वल टू 0। ओके, सो एज्यूम कर रहे हैं हम इन्फिनिटी नहीं होगा ये, बट 1 बहुत मैक्सिमम वैल्यू दैट नियर टू 0। तो ये जो फैक्टर है वो आपका क्या हो जाएगा, नियर टू 0। तो देखिए क्या चेंज आएगा आई ई में, आई ई इक्वल टू IS अपॉन अल्फा एफ e टू द पावर VBE अपॉन VT -1, और ये 0 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्लस IS। देखिए क्लियर? तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस IS अपॉन अल्फा एफ की वैल्यू आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, IS डिवाइड बाई अल्फा एफ -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो आप आई थिंक इसको लिख सकते हैं IS डिवाइड बाई अल्फा एफ e टू द पावर VBE ओवर VT प्लस IS माइनस IS अपॉन अल्फा एफ। तो देखिए क्या हो जाएगा, IS आप कॉमन निकाल दीजिए, 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा एफ। इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं,
अल्फा एफ की वैल्यू क्या होती है आइडियली? अल्फा एफ इज इक्वल टू 1, सो 1/1, 1 - 1 0 मल्टीप्लाइड बाय आई एस, तो ये टर्म 0 हो गया। सिर्फ क्या बचा? आई एस अपॉन अल्फा एफ इंटू ई टू द पावर वी बी ई ओवर वी टी, दैट इक्वल टू आई ई। ओके, सो आई ई इक्वल टू आई एस अपॉन अल्फा एफ ई टू द पावर वी बी ई अपॉन वी टी। हम इस इक्वेशन को यहां से उठाते हैं और हम इसे ऐसा करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, अभी हमें काम आएगा। हमने यहाँ पे करंट फाइंड आउट कर लिया है क्योंकि ऊपर वाला करंट हम मिटाएंगे। सो दिस इज इक्वल टू आई एस अपॉन अल्फा एफ ई टू द पावर वी बी ई अपॉन वी टी। चलिए वापस पहुँचते हैं ऊपर। अब हम बात करते हैं आई सी की। ओके, तो हम इस करंट को यहाँ पे डिलीट करते हैं, इसके अंदर हम आई सी लिख लेंगे। तो देखिए वी बी सी अपॉन वी टी टेंस टू 0। सिंपल, क्या लिख सकते हैं हम आई सी को? वी कैन राइट आई सी इक्वल टू आई एस। बहुत सिंपल है, सिर्फ हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है। वी बी अपॉन वी टी -1, ये आपका हो जाएगा प्लस आई एस अपॉन अल्फा आर। देखिए माइनस माइनस प्लस। ओके, फिर वही आई एस को आप कॉमन ले सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं आई एस ई टू द पावर वी बी ई अपॉन वी टी माइनस आई एस प्लस आई एस अपॉन अल्फा आर। आई एस यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन अल्फा आर -1, आई एस आपने यहाँ से कॉमन लिया, अंदर बचा 1 अपॉन अल्फा आर -1। ओके, सो अल्फा आर इक्वल टू 1, अल्फा नियर टू 1, अल्फा की वैल्यू 1 होती है, 1/1 1 1 - 1 0। सिंपल, क्या बचा? आई एस ई टू द पावर वी बी ई ओवर वी टी, दैट इक्वल टू आई सी। तो हम इसे बॉक्स में लिख देते हैं यहाँ पे, आई सी इक्वल टू आई एस ई टू द पावर वी बी ई अपॉन वी टी। ओके, सो ये वैल्यू हमने एक और कैलकुलेट कर ली और हम इस वैल्यू को यहाँ लिख देते हैं, आई सी इक्वल टू आई एस ई टू द पावर वी बी ई अपॉन वी टी। अभी हम सॉल्व करके देखेंगे कि क्या रिलेशन आ रहा है इसमें। तो देखिए फटाफट हम लास्ट वाली वैल्यू भी कैलकुलेट कर देते हैं। आई थिंक आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा होगा, ऐसा बोरिंग नहीं लग रहा होगा कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्यों हम इतनी कैलकुलेशंस कर रहे हैं। अभी एक हम बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहाँ फाइंड आउट करने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो ये भी अगेन 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आई बी इक्वल टू आई एस अपॉन बीटा एफ ई टू द पावर वी बी ई ओवर वी टी -1, माइनस हो जाएगा ये साइन, माइनस आई एस अपॉन बीटा आर। ओके, सिंपल। अगेन फिर सॉल्व कर लीजिए, माइनस आई एस अपॉन बीटा एफ बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा आपका आई एस अपॉन बीटा एफ इंटू ई टू द पावर वी बी ई ओवर वी टी माइनस आई एस अपॉन बीटा एफ माइनस आई एस अपॉन बीटा आर। ओके, सिंपल, माइनस आई एस कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 1 अपॉन बीटा एफ प्लस 1 अपॉन बीटा आर, और बाकी आपका ये टर्म तो यहाँ पे चल ही रहा है। ओके, अब देखिए हमें मालूम है बीटा की वैल्यू क्या होती है। बीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, नियर टू 50 हम लेते हैं हमेशा, और इंक्रीज भी कर सकते हैं, चेंज भी होती है, मतलब ज़्यादा होती है। आई एस आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट है जो ऑब्वियसली माइक्रो एम्पियर्स में होता है। ओके, सो आप यहाँ पे 1 अपॉन बीटा यानी कि 1 अपॉन कुछ ज़्यादा वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे भी आप 1 अपॉन ज़्यादा वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, उनको आपस में ऐड करेंगे तो एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू आएगी। देन अगेन आप उसको आई एस यानी बहुत स्मॉल माइक्रो एम्पियर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
तो डेफिनेटली हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि हम इस पूरे टर्म को नियर टू जीरो एज्यूम कर लें विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। तो आप ये कह सकते हैं अगर मैं एक वैल्यू है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल है, अगर मैं एक 500 में से 0.05 को माइनस करूं तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। सो मैं माइनस 0.05 को निगलेक्ट कर सकता हूं, एज्यूम कर सकता हूं, क्योंकि मुझे अपने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो अगर मैंने ये चीज एज्यूम करी तो आई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एस अपॉन बीटा एफ ई टू द पावर वी बी ई अपॉन वी टी। तो एक और इक्वेशन हमें मिली, फॉर्मूला हमें मिला, इसको भी हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं और इसे हम लिखते हैं आई बी इक्वल टू आई एस अपॉन बीटा एफ इंटू ई टू द पावर वी बी ई ओवर वी टी। ओके, तो ये तीन इक्वेशन हमें मिल गई। देखिए यहाँ पे अब हम रिजल्ट की तरफ पहुंच गए हैं। अब आपको इस इक्वेशन से आई थिंक कुछ समझ में आ रहा होगा, तो देखिए हम समझते हैं। आई सी की वैल्यू क्या है, आई एस इंटू ई टू द पावर वी बी अपॉन वी टी। क्लियर? तो हमें जहां पे भी ये टर्म दिख रहा है वहां हम एक कलर चेंज करते हैं। ओके, सो जहां पे भी हमें ये वैल्यू दिख रही है जो भी लिखी है, इसको हम रिप्लेस कर दें। सो आई एस इंटू ई टू द पावर वी बी अपॉन वी टी यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आई एस इंटू ई टू द पावर वी बी अपॉन वी टी यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो देखिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आई ई इक्वल टू, इसको मैं लिख दे रहा हूँ आई सी डिवाइड बाय अल्फा एफ, ये आई सी है, और आई बी में मैं इसे लिख दे रहा हूँ आई सी अपॉन बीटा एफ। कुछ समझ में आया? मतलब देखिए पहला रिलेशन क्या निकल के आया, आई सी इक्वल टू अल्फा एफ इंटू आई ई, और एक रिलेशन निकल के आया आई सी इक्वल टू बीटा एफ इंटू आई बी। तो ये रिलेशन हमें फाइंड आउट करना था, जिसके लिए हम इतनी कैलकुलेशन कर रहे थे, जो हमने इतनी मैथमेटिक्स पढ़ी कि ये रिलेशन कहाँ से आया, कैसे सॉल्व किया हमने। तो ये सब आया कहाँ से, इबर्स-मॉल मॉडल से। ओके, सो इबर्स-मॉल मॉडल आपको ये बताता है कि आपको कहीं भी ये फाइंड आउट करना है कि आपका ट्रांजिस्टर किस रीजन में वर्क कर रहा है, कौन से मोड में ऑपरेट कर रहा है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर उसको फॉरवर्ड एक्टिव रीजन में वर्क कराया और करंट इक्वेशन के बीच में रिलेशन निकाला। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी आपका ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड एक्टिव रीजन में होता है तो करंट के बीच में कैसा रिलेशन होता है, आई सी इक्वल टू अल्फा एफ इंटू आई ई एंड आई सी इक्वल टू बीटा आई बी। तो ये रिलेशन जो हम पढ़ते हैं जनरली, जो हम यूज करते हैं, वो हम किस चीज के लिए वैलिड मानेंगे उसको, फॉरवर्ड एक्टिव रीजन के लिए, यानी कि इन सिंपल एक्टिव रीजन के लिए। तो आज के लेक्चर में हमने दो चीजें पढ़ी, इबर्स-मॉल मॉडल और दूसरा था हमारा अर्ली इफेक्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।